एप्पल। नमस्ते। हाँ साहब, कैसे? बढ़िया। तैयारी फुल फुल पॉजिटिविटी। पीएनसी अब थोड़ा 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 ग्रिप अप होने लग गया। थोड़ा 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 ही सही, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें पकड़ में आने लगी होंगी। अब आप में से कई लोग समझने लग गए होंगे कि प्लान एंड एग्जीक्यूशन और ये सारी बातें आपको पकड़ में आने लगी कि जो अपन सोच रहे हैं ना, जिस वे से अगर सोच रहे हैं, अगर हम लोग उसे मैथमेटिकली अगर टर्न कर सकें, मैथमेटिकल वे में टर्न कर सकें, तो उसका नाम पीएनसी है। पिछली बार मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया था जानबूझ करके, ताकि इस बार थोड़ा सा चीजों को ज्यादा एक्यूमुलेट करके लिया हूं, फिर एक साथ रख देंगे। ठीक है ना? तो चलिए साहब, बिना टाइम वेस्ट करे अपन आगे चलते हैं। ठीक है? पिछली बार वाले क्वेश्चंस में से अगर जाकर के देखा जाए, तो एक और क्वेश्चन के ऊपर जिसके ऊपर अपन को चर्चा करनी थी वो ये है कि 10 हमारे को कॉन्सोनेंट दिए हैं और 4 वोवेल दे रखे हैं, और कहता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, जबकि पहला जो भी वर्ड है उसमें अपने आप में 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल है। ओके, माने एक तरह से पहला क्वेश्चन कहता है कि हम 10 में से 3 कॉन्सोनेंट चुन के आए हैं, 4 में से 2 वोवेल चुन लें। अच्छा, और वर्ड को फॉर्म तो नहीं करना? अरे फॉर्म करना है। फॉर्म करना माने बनाना है। माने हमने चुना, चुनते थोड़ी ना बन गया, चुन के रखना भी तो है भाई। चुन करके रखेंगे तभी तो वर्ड बनेगा। तो हमारे पास में कुल मिलाकर के अगर देखा, 10 में से 3 ये चुने, 4 में से 2 ये चुने, कुल मिलाकर हमारे हाथ में 5 लेटर्स हैं। उन 5 लेटर को जब रखेंगे तो कोई वर्ड बनेगा, और उन 5 लेटर को 5 डब्बों में रखने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अब आप में से किसी ने सोचा होगा, सर 5 डब्बे कहां से? अरे 5 लेटर को कहां रखोगे? 5 प्लेसेस पे तो रखोगे। तो 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पे रखने का तरीका फैक्टोरियल 5। ओके, सेकंड क्वेश्चन आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल एंड दे शुड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। ओके, उन्हें कॉन्सोनेंट से शुरुआत चाहिए, समझ गया। तो एक काम करते हैं, 10 में से 3 कॉन्सोनेंट उठा लेते हैं, 4 में से 2 वोवेल उठा लेते हैं। अपने आप में कितने कॉन्सोनेंट हो गए? 3। ठीक है ना? तो अपन एक काम करते हैं भाई, हमारे पास में 5 चीजें हैं, उनके रखने के लिए 5 प्लेसेस खड़े करें। अब हमें पहले नंबर पे क्या रखना है? कॉन्सोनेंट। पहले नंबर पे क्या रखना है? कॉन्सोनेंट। तो अपन एक काम करते हैं, हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3। ठीक है, नाउ वी हैव 3 कॉन्सोनेंट्स। इसमें तो किसी को शक नहीं है ना? कॉन्सोनेंट। अगर हमारे पास में कुल मिलाकर के, ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 3 कॉन्सोनेंट में से किसी एक को चुना और रख दिया यहां। भाई पहली जगह पे बैठने के 3 वेज, तो इसका मतलब ये कि फिर हमने क्या किया, 3 में से एक कॉन्सोनेंट चुना और यहां रख दिया। भाई रखा, पहले जगह पे रखा, रखते ही समस्या खत्म। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अब ऐसे टाइम आने लग गया है क्वेश्चंस में, हम सीधा समस्या फोकस करते हैं। हमको जो प्रॉब्लम दी गई है वो ये कि कॉन्सोनेंट पहले नंबर पे होना चाहिए। वर्ड का फॉर्मेशन अच्छा कि कॉन्सोनेंट पहले नंबर पर, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 3 में से एक कॉन्सोनेंट चुना, उसे रख दिया इस जगह पर। राइट है? अब बाकी बची जगहों पर, क्योंकि हमारे पास 5 टोटल वर्ड्स चुन लिए गए थे, उनमें से एक कॉन्सोनेंट हमने यहां बैठा दिया है। अभी भी हमारे पास टोटल 4 अलग अलग लेटर्स बाकी हैं। तो इस जगह को भरने का तरीका 4, इस जगह को भरने का तरीका 3, इस जगह को भरने का तरीका 2, इस जगह को भरने का तरीका 1, माने इनटू में 4 फैक्टोरियल। राइट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर 2 डन। 10 में से 3 कॉन्सोनेंट चुने, 4 में से 2 वोवेल चुने, पहली जगह पे 3 में से एक कॉन्सोनेंट चुन के बैठा दिया, और फिर बाकी बचे हुए 2 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल मिला के 4 चीजों हुई। 4 चीजों को 4 डब्बों में रखने के तरीके 4 फैक्टोरियल। ठीक है? ऑडियो ऑन है ना आपका? मेरा वाला नहीं, आप समझ रहे हैं ना कौन सा वाला? हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ईच वर्ड हैज 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल एंड टर्मिनल लेटर्स एंड टर्मिनल लेटर्स एंड टर्मिनेटिंग लेटर्स, ज्यादा अच्छा शब्द होता है। टर्मिनेटिंग लेटर्स आर वोवेल, ऐसा कर लेते हैं, टर्मिनल लेटर्स आर वोवेल। इसको हटा करके लिख देते हैं आर वोवेल। ठीक है, मजा आएगा इसको सुनने में। देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पहले 10 में से 3 कॉन्सोनेंट चुनो, 4 में से 2 वोवेल चुना। अब 5 जो डब्बे हैं, है ना, 1 2 3 4, 5 जो डब्बे हैं उनमें टर्मिनल लेटर कौन कौन सा है? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों वोवेल होने चाहिए। अच्छा, हम 4 में से कितने वोवेल चुन लाए थे? 2। और हमारे को कितने टर्मिनल दिख रहे हैं? 2। सही है ना? तो पहली जगह 2 में से कोई एक बैठेगा, बैठ गया, सही है। फिर इस जगह पर बचा हुआ एक रह गया, एक वोवेल रह गया, 2 में से एक तो आगे बैठा है, आप एक वोवेल रह गया, उस एक को भरने का तरीका 1C1। तो हमने क्या किया, और देखो पहले, सबसे पहले समस्या पे ध्यान दिया। प्रॉब्लम है वोवेल का बैठना कहां पे? टर्मिनल पे।
है ना। अगर किसी ने कहा तो बीच में बैठाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में मैंने पिछली बार बताया था, ये सब मशीन लैंग्वेज है, हमारे को टर्मिनल वर्मिनल कुछ नहीं। स्पेशली किन्हीं भी दो जगहों पे बैठाने के तरीके, पहली जगह बैठाने का तरीका 2C1 और दूसरी जगह बैठाने का तरीका 1C1। ठीक है, तो हमने 2C1 तरीके से पहला टर्मिनल, 1C1 तरीके से दूसरा टर्मिनल भर दिया है। अब बाकी बचे रह गए कॉन्सोनेंट्स ही रह गए। क्यों? क्योंकि वोवेल काम में आ गए, दो ही कॉन्सोनेंट, दो ही वोवेल थे, दोनों काम में आ गए। अब इस जगह को भरने का तरीका 3, इस जगह को भरने का तरीका 2, इस जगह को भरने का तरीका 1 माने 3 फैक्टोरियल। राइट है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। हाँ भाई, किसी ने आगे बढ़ करके अगर बाय द वे डी भी लगा लिया है, मैंने 4th नंबर का क्वेश्चन कर लिया क्या? वोवेल्स आर सेपरेटेड। हाँ भाई, किसी को याद है सेपरेट होता तो क्या करते हैं? सबसे पहले सेपरेट का नाम सुनते पीएनसी में क्या चीज याद आती है? गैप मेथड। क्या याद आता है? गैप मेथड। तो याद है ना गैप मेथड कैसे यूज करना है? गैप मेथड यूज करने के लिए किसको सेपरेट करना है? वोवेल को। सबसे पहले वोवेल को हटा दो। ठीक है, अच्छा 10 में से वही 3 चुने, 4 में से वही 2 चुने, और वोवेल सेपरेट करने हैं ना, तो 3 कॉन्सोनेंट को बैठाने के तरीके, 3 कॉन्सोनेंट को बैठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट बैठा दो भाई, जिनको सेपरेट करना है उन्हें छोड़ के बैठा दो, उन्हें छोड़ के जो बच्चे उसे बैठा दो। तो देखिए हमारे पास 2 वोवेल थे, 3 कॉन्सोनेंट थे, हमने 2 वोवेल हटा लिए क्योंकि उन्हें दूर करना था, बचे रह गए 3 कॉन्सोनेंट, उन्हें बैठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। 3 कॉन्सोनेंट्स अगर बैठ गए तो 3 कॉन्सोनेंट्स में कितने गैप आएंगे? 4। याद है ना, 3 कॉन्सोनेंट्स में कितने गैप आएंगे? 4। तो 4 में से 4 गैप में अब हमें 2 वोवेल बैठाने हैं, क्योंकि वोवेल्स को गैप में रखना है। तो हम क्या करेंगे? 4 में से कोई 2 जगह चुनेंगे और उन 2 जगहों पर 2 वोवेल को बैठाएंगे। तो प्लान क्या चला? प्लान कैसे कैसे चला? पहले 3 वोवेल, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल चुनो। फिर सबसे पहले कॉन्सोनेंट को बैठाओ, कॉन्सोनेंट्स को जमाया, मैंने जमाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। उसमें 4 गैप्स, और 4 गैप्स में से 2 गैप चुने। फिर 2 गैप पर, 2 गैप में 2 जनों को, या 2 जन नहीं बोल करके 2 वोवेल्स को बैठाने के तरीके। राइट है, तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको पता चलेगा एकदम डनाडन सारी के सारे दोनों वोवेल अपने आप में गैप में आ गए। राइट है, अच्छा अब आ जाते हैं ई वाले पार्ट पे। राइट, जरा ई वाले पार्ट पे भी चर्चा हो जाए। ई पार्ट क्या कहता है? ई पार्ट कहता है वोवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस। गुड है, वोवेल को ऑड पोजीशन चाहिए, तो पहले वही 10 में से 3 चुना, 4 में से 2 चुने, डब्बे ओपन कर लिए कि भाई वोवेल को ऑड पोजीशन चाहिए भाई, 1 2 3 4। ऑड पोजीशन कौन सी है? ये वाली, ये वाली और ये वाली, 3 पोजीशंस ऑड है। ठीक है, जिसमें किसको बैठाना है? वोवेल को। वोवेल कितनी है? 2, क्योंकि 2 चुन के लाए थे, तो इसका मतलब ये कि 2। अब पहली बात, अब यहां लफड़ा हो गया, हमारे पास डब्बे कितने? 3 मार्केट प्लेस है और जने बैठने के लिए 2 ही हैं। तो कई जने सोचते हैं कैसे बैठाएंगे सर, 3 जगहों पे 2 जनों को कैसे बैठा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे ना, हम 3 में से कोई 2 जगह चुनेंगे। सिंपल है, पहले 3 में से कोई 2 जगह चुनी, सही है, 3 में से कोई 2 जगह चुनी, और जैसे ही 2 जगह मिली उन 2 जगहों पर 2 वोवेल को बैठा दिया, समस्या खत्म। फिर कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट को कोई ट्रबल नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 जगह बची, 3 जगहों पर 3 वोवेल्स को, 3 कॉन्सोनेंट्स को बैठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। वापिस से पहले 10 में से 3, 4 में से 2 चुने। फिर सबसे पहले 3 मार्क जगहों में से 2 जगह चुनी, उन 2 जगहों पर दोनों वोवेल को बैठा दिया ताकि ऑड पोजीशन पक्की हो जाए। फिर 3 डब्बे रह गए सब मिला करके, ठीक है, और 3 डब्बों पे 3 कॉन्सोनेंट्स को जमाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। जैसा सोच रहे हैं हम वैसा वैसा लिखते जा रहे हैं, जैसा जैसा सोच रहे हैं वैसे वैसे मैथमेटिकली लिखते जा रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है इन इक्वालिटी प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए वाकई में बहुत सख्त दिमाग की जरूरत है, बहुत जबरदस्त। रेडी? आप में से सभी लोग तैयार हैं इस तरह की चीजों को समझने के लिए? मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से जो बहुत अच्छे मेंटल लेवल का बच्चा है ना, उसके लिए वेरी अप्रिशिएटिंग प्रॉब्लम। ओके, ये ऐसी कैसी प्रॉब्लम है सर, दिखाओ जरा। देखो एक्चुअल में क्या है, किसी ने कहा है कि 3 डिजिट का नंबर XYZ है ना, वो इस तरह से चुनने के नंबर ऑफ वेज बताइए, फाइंड नंबर ऑफ वेज। ठीक है, टू सिलेक्ट, ठीक है, 3 डिजिट नंबर XYZ such that X is less than Y and Y is less than Z। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है X is less than equal to Y and Y is less than Z।
ठीक है। थर्ड है x इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू z। अब क्वेश्चन को समझने से पहले पहली चीज, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, नंबर इज एक्स वाई जेड। देखो ऐसे समझो आप, ये नंबर अपने आप में एक्स वाई जेड है, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि x हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। x इज एट फर्स्ट पोजीशन, समझ में आता है? हाँ सर ये तो दिख रहा है, x फर्स्ट पोजीशन पे होगा, सो x कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब x जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, x अगर जीरो नहीं ले सकता तो सर y जीरो ले सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ले सकता, कोई इशू नहीं। लेकिन अब जरा सुनना, थोड़ा पेशेंसफुली सुनो। अब पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, x इज लेस देन y इज लेस देन z। हमें 3 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है कि जो पहला नंबर हो वही सबसे छोटा हो। जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर x है, वो सबसे छोटा होना चाहिए। y कौन सा है? y सेकंड नंबर पे, वो उससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, पहले नंबर पे जीरो आ नहीं सकता, पहले नंबर पे जीरो आ नहीं सकता, ऑब्वियस बात है। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा आ सकता है? 1। तो इसका मतलब ये कि बाकी सारे नंबर y और z 1 से तो बड़े ही होंगे, सही है। तो अब आप मेरी बात अगर आप समझे तो फॉर दिस वी नीड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। अब इसके लिए हमारे पास में 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं, क्योंकि x की जगह जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हमारे पास कोई भी नंबर चलेगा। इन 9 डिजिट्स में से किसी को भी मैं पुट कर सकता हूँ, राइट है। और हमारे को क्या करना है, हमको क्या करना है सर, x इज लेस देन y इज लेस देन z के लिए, ठीक है, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि सिलेक्ट ओनली 3 नंबर्स आउट ऑफ 9। आप सिर्फ 9 में से कोई भी 3 पसंद के नंबर चुन दो, कोई भी 3, बस इतना सा कर दो, आप कोई भी 3 चुन दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 93। जैसे आपने 9 में से कोई भी 3 नंबर चुने, लेट से किसी ने कहा सर 357, क्या बोला? 357। 357 में अगर देखा जाए तो, वैसे तो देखा जाए तो फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर को 3 डब्बों में भरने के तरीके 3 फैक्टोरियल, माने हमारे पास में कुल मिलाकर के 6 रास्ते हैं इन्हें जमाने के, लेकिन हम उनमें से किसी को पसंद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें ये 3 डब्बों में 3 5 7 को अगर जमाना है तो वो इस तरह जमाना है कि पहला नंबर दूसरे से छोटा हो और दूसरा तीसरे से छोटा हो, तभी x इज लेस देन y इज लेस देन z का क्वेश्चन सार्थक होगा। इसका मतलब इन्हें जमाने का सिर्फ एक ही तरीका 357। अदरवाइज 573 भी है दुनिया में, अदरवाइज 753 भी दुनिया में, अदरवाइज 537 भी दुनिया में, बहुत सारे तरीकों से मैं 3 5 7 को जमा सकता हूं, लेकिन इनमें कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो x इज लेस देन y इज लेस देन z को सही रख रहा हो। एक ही तरीका है। तो इसमें मतलब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ 9 में से कोई भी 3 नंबर चुनने हैं और उन्हें मल्टीप्लाइड बाई 1 माने एक ही रास्ते से जमाना है, दैट्स इट। अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 1 का मतलब समझ रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 1 का मतलब होता है कि किसी भी तरीके को छोड़ के एक ही तरीका, कौन सा? जो कहा गया है क्वेश्चन, x इज लेस देन y इज लेस देन z। अब आप में से कई लोग को थोड़ा सा एक बार के लिए हिचकिचाहट होगी, मेरे को पता है। आगे आगे सुनो, सेकंड क्वेश्चन सुनोगे तो और मजा आएगा। अब किसी ने कहा x इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन z। जैसे ही आपके दिमाग में ये आया कि अच्छा, मतलब हमारे को कोई 3 नंबर इस तरह जमाने हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन z हो। अब जिनको नहीं आता वो सुनो बहुत ध्यान से, हर चीज के लिए आपका दिमाग काम करेगा। देखो इसके 2 मतलब निकाले जाते हैं, एक तो x और y बराबर हो और z उनसे बड़ा हो, और दूसरा मतलब हो सकता है x इज लेस देन y इज लेस देन z। सही है? अच्छा, जब मैं ऊपर वाले की बात करता हूं, जब मैं ऊपर वाले की बात करता हूं तो बड़े ध्यान से समझना, ऊपर वाले को इसके कितने तरीके होते हैं। x y के बराबर हो माने फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट सेम हो। x कौन है? फर्स्ट डिजिट। y कौन है? सेकंड डिजिट। ये दोनों तो कैसे हो? सेम हो। और तीसरा डिजिट उनसे बड़ा हो। इसका मतलब ये कि x और y को अलग अलग नहीं चुनना, दोनों एक ही हैं। x और y के लिए बराबर, x और y बराबर है, इसका मतलब ये कि वो दोनों सेम नंबर है, और z उनसे बड़ा है। इसका मतलब ये कि आपको कुल मिलाकर के 2 नंबर ही चुनने हैं 9 में से, कोई भी 2 नंबर। जैसे लेट्स से किसी ने कहा कि 3 और 6 चुन लिया, तो इसको अगर बाय द वे अगर डब्बे में अरेंज करेगा कोई भी, तो ये अरेंज करेगा 3 3 6।
समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि तीसरे को सबसे बड़ा होना है और पहले दो को बराबर होना है। तो एक ही रास्ता है उन्हें अरेंज कर करना, 9c2 into 1, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला 3 पीछे करेंगे और ये वाला 3 आगे करेंगे, नहीं। आप भी समझते हैं ना, ये तो सिर्फ मजाक में ही सही होगा। और अगर x लेस देन y तो उसके लिए फिर 9 में से कोई 3 चुनने पड़ेंगे, उन्हें एक ही तरीके से जमाना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? तो टोटल वेज अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हम कहेंगे इसके दो रास्ते हैं, या तो ये या नीचे वाला। इसका मतलब या मैंने ऐड करना है 9c2 प्लस 9c3। आप में से कईयों को स्ट्राइक करेगा ऊपर वाला सेम, तो एक नंबर बढ़ा दिया, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लिया, मैंने 9c3 वेज। अभी भी किसी को नहीं आया हो तो आप मेरे लिए बहुत कीमती आदमी है, बहुत काम के आदमी है। ठीक है, मेरे को ये स्ट्राइक नहीं हो रहा कि इसके पीछे भी है, अपने पास स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, शायद नहीं होगा तो अपन सर रिस्क ही नहीं लेते, अपन यहाँ पर पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। देखिए अब क्वेश्चन में सी पार्ट पे चलते हैं अपन, है। सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट कहता है x इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू z। उम्मीद है कि आप में से कई लोग इसका ये मतलब समझ जाएंगे जल्दी। इसके मतलब 4 मतलब समझ आते हैं। x और y आपस में बराबर है और z भी इनके इक्वल है। x इज लेस देन इक्वल टू y में एक केस भी है। दूसरा केस x और y बराबर है पर z उनसे बड़ा है। तीसरा केस x इज लेस देन y बट y और z इक्वल है। ठीक है, और चौथा केस x इज लेस देन y इज लेस देन z। क्या मेरी बात समझे? हमारे पास 4 केस बन सकते हैं। इसका ये मतलब होता है इन ये अगर कोई x इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू z लिख रहा है, इसका मतलब 4 संभावनाएं हैं हमारे पास। और कोई बहुत तोप बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यूं खटाखट गिनोगे, देखो जरा, x y और z तीनों नंबर सेम है, एक ही रास्ता है। 9 में से कोई भी एक डिजिट चुन लो, उन्हें एक ही रास्ते से रख दो, तीनों को कैसे भी करके, तीनों नंबर सेम है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, x और y इक्वल है पर z उनसे बड़ा है, क्योंकि ये दो डिजिट सेम है, माने ये दोनों एक ही डिजिट है। तो इसका मतलब x और y के नाम पे एक ही डिजिट चुनना पड़ा और z के नाम पे दूसरा डिजिट चुनूंगा। इसका मतलब मैं 9 में से कोई भी 2 डिजिट चुनूंगा और उन्हें एक ही रास्ते से रखूंगा, जैसे मैंने अभी रखा था 336। अब तीसरे वाले पे आओ, इसमें y और z इक्वल है, y और z सेम नंबर है, y और z सेम नंबर है, सेम डिजिट है। इसका मतलब मेरे को y और z के लिए 2 ऑप्शन नहीं चुनने, कोई भी एक नंबर चुन लूंगा, y और z की जगह बैठा दूंगा, x y z में y और z की जगह बैठा दूंगा। हाँ, x के नाम पे एक अलग चुनना पड़ेगा, क्योंकि x उनसे छोटा है, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये कि कुल मिलाकर मेरे को 2 डिजिट ही चुनने हैं, y और z के नाम पे एक डिजिट और x के नाम पे तीसरा डिजिट, तो कुल मिलाकर के दूसरा डिजिट। तो 9 में से कोई भी 2 चुने, उन्हें एक ही तरीके से जमाना है। जैसे मान लीजिए, कैसे किसी को समझ में नहीं आया सर कौन सा एक तरीका, लेट्स से किसी ने हमारे को नंबर दिया 336 अगेन, सही है, तो क्या आपको नहीं लगता ये दोनों सेम है? तो ये अपने आप में z बन जाएगा, ये अपने आप में y बन जाएगा और ये अपने आप में x बनेगा। सुनना, 633 लिखा, लिखते ही आप गड़बड़ा गए। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि x बड़ा है z से, तो y की पोजीशन में कौन बैठ गया? 3, तो 6 आ नहीं सकता। इसका मतलब ये कि आपका सिलेक्शन जो था वो गलत था। तो आप 6 की जगह क्या करोगे? 6 की जगह कोई और नंबर डाल दो, ऐसा नंबर जो 3 और 3 से छोटा हो, जैसे 2। अगर मैं 2 यहां लिखता हूं तो बैठ सकता बिल्कुल मामला। तो एक तरह से मैंने कितने डिजिट चुने? 2। कौन कौन से? 2 और 3। 3 और 3 का रिपीटेशन विल नॉट काउंट, वी हैव ओनली सेलेक्टेड 2 डिजिट्स आउट ऑफ 1 to 9। सिर्फ 2 को चुना और उन्हें अरेंज करा है हमने, इस तरह से अरेंज करा है कि पहला छोटा हो और पीछे के दोनों बराबर हो, एक ही रास्ता, into 1। अगला, x और y और z आपस में तीनों अलग अलग हो और x सबसे छोटा हो, y उसके अंदर बड़ा हो और z उससे भी बड़ा हो। इसका मतलब मुझे 9 में से कोई 3 डिजिट चुनने और उन्हें एक ही तरीके से जमाना है। तो ये रास्ता या ये रास्ता या ये रास्ता या ये रास्ता मिलाकर के अगर देखा जाए तो टोटल वेज आर 9c1 प्लस 9c2 प्लस 9c2 प्लस 9c3, राइट है। इन दोनों को मिलाकर के देखता हूं तो इनकी तरफ से तो मुझे क्या आता दिख रहा है? 10c2, राइट है, प्लस इन दोनों को मिलाकर देखता हूं तो मुझे क्या आता दिख रहा है? ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक डिफरेंस 10c3। और वापस से सेम केस लगेगा, ऊपर वाला 11, नीचे वाला 3 आता दिख रहा है। आंसर इज 11c3। कुल मिलाकर के हमारे पास में 11c3 रास्ते हैं साहब। बहुत क्लास क्वेश्चन, बहुत क्लास क्वेश्चन, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप में से कई लोगों को ये बात पकड़ में आई होगी कि थोड़ा तो पकड़ में आया, सर एक नई चीज खुल गई आपके दिमाग में। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, चलो स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। बहुत बहुत ही मस्त सा टाइटल है और इससे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सुलझती हैं।
ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या ना यार, ये जितनी भी बातें हम लोग आपको चैप्टर के दौरान बताते हैं ना, ऐसे दिखने में लगता है कि बहुत बड़ा टाइटल कोई आने वाला है। कोई टाइटल जैसा टाइटल नहीं है, पूरा चैप्टर ही अपने आप में बातों का चैप्टर है। ठीक है, मतलब वन लाइन के अंदर आंसर खत्म, और आपको सिर्फ ऑडियो रखना है, याद है ना? हाँ, बोलना मत। अभी रेस्ट्रिक्टेड का मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते होंगे कॉम्बिनेशंस में। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? अरे नॉर्मली जैसे ही कॉम्बिनेशंस की बात चलती है ना, कॉम्बिनेशन मीन वेज ऑफ सिलेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब सबसे पहले वेज ऑफ सिलेक्ट की बात करते हैं तो क्या सिलेक्ट करना है? अरे ऑब्वियस बात है, चीजें सिलेक्ट करनी है भाई। और कितनी चीजें सिलेक्ट करनी है? आर, कितने में से? एन में से। मतलब नॉर्मली हम लोग इसी से चालू करते हैं। तो एनसीआर का मतलब होता है टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। मतलब हम उसमें टोटल वेज की बात करते हैं, जितने भी रास्ते हो सकते हैं ना, उन सारे रास्तों की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं तो उन सारी चीजों को नहीं उठा। फिर क्या है, सुनो जरा कहानियों के साथ। देखिए साहब, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस में मान लीजिए हमारे पास में ये एन जनता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि इस एन जनता में से क्या करना है सर? और आर जनता को चुनना है। कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ वेज टू मेक अ टीम ऑफ आर पीपल आउट ऑफ एन पीपल। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें से आर लोग उठा करके इस बकेट में डाल देते हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन बकेट बकेट है। ठीक है, बकेट हाँ, ये अपनी सिलेक्शन बकेट है, और इस सिलेक्शन बकेट में ये आई जनता, आर लोग आकर के इसमें गिर गए। सही है, तो इसका मतलब ये कि एन में से कोई भी आर जना चुने और उठा करके इसमें रख दिए। तो एन में से आर चीजों को चुनने के तरीके, दैट इज एनसीआर। वेरी सिंपल। अच्छा, अब रेस्ट्रिक्शन चालू करते हैं कि हमने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हमारे को क्या लग रहा है कि जैसे मतलब अब इसमें से पी जनों को ही, मतलब पी जो है ना, वो तो रेस्ट्रिक्शंस बैठाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस बैठाते, दो तरह के रेस्ट्रिक्शन बैठाते हैं। एन में से आर को चुनना है, हाँ चुनना है, लेकिन उसमें से पी जो लोग हैं ना, वो पहले से तय है कि वो तो लेना ही अपने। पी लोगों को तो लेना ही है, आर लोगों को लेना है। उसमें पी तो ये वाले पी तो पक्के हैं। अब आप सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास में, मैं क्या एक क्रिकेट अकेडमी चलाता हूँ, लेट्स से, हालांकि दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि क्रिकेट अकेडमी चलाता हूँ। तो उस क्रिकेट अकेडमी में क्या है कि मुझे 15 स्टूडेंट्स मान लीजिए, 15 स्टूडेंट्स में से मेरे को 11 की टीम बना के देनी है। अच्छा, उसमें से दो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत ओबीडियंट है, और मुझे लगता है कि यार ये लोग बड़े मेहनती यार, इनको तो जरूर लेना है। दो पे तो मतलब मेरा पहले से मन आया हुआ है। ऐसा होता है ना, अब 11 जनों को सिलेक्ट करना है, दो पे पहले ही मन आया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि एक तरह से अगर आप समझदार हो तो आपको पता होगा कि मेरे को 11 तो सिलेक्ट ही नहीं करने। मुझे तो सिलेक्ट कितने करने हैं? मुझे तो 9 ही करने हैं। 9 क्यों? क्योंकि दो तो मैं मन में सोच चुका हूँ कि लेना है। तो दुनिया की नजरों में मैं 11 सिलेक्ट करूंगा, बट आउट ऑफ दीज 11, 2 हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड इनटू माय माइंड। समझ रहे हैं आप ऐसी स्टोरी? इसका मतलब ये कि एन में से आर जनता को चुनना है, एन में से आर जनता को चुनना है, जिसमें से पी तो चुन ली गई। तो अब क्या होगा? हमारे मन में कहीं एक आर लोगों में से पहले से ही पी लोगों की एक अलग से लाइन हो जाएगी, भाई ये तो सिलेक्शन में है। इसका मतलब ये है कि मुझे टोटल एन लोगों में से थोड़ी ना सिलेक्शन करना था, मुझे तो एन माइनस पी लोगों में से सिलेक्ट करना था। भाई मेरे को एक तरह से देखो ना, 15 में से दो पे तो मेरे मेरे पहले से प्रेम आया हुआ था कि भाई इनको तो लेना ही है। तो एक तरह से मेरे को 15 में से तो नहीं सिलेक्शन करना था, मुझे तो 13 में से करना था, क्योंकि दो तो मन में ले चुका था मैं। अच्छा, दूसरी बात, मेरे को कौन सी 11 की टीम खड़ी करनी थी? मेरे को तो एक तरह से 9 की टीम करनी थी, क्योंकि दो को तो मैं पहले सोच चुका था, इन्हें तो लूंगा ही लूंगा। तो इसका मतलब ये कि सिलेक्शन 15 में से 11 का तो हुआ ही नहीं ना, सिलेक्शन तो 13 में से 9 का हुआ। सोचो, हुआ कि नहीं? क्योंकि दो तो पहले से दिमाग में थे, तो एक तरह से 15 में से सिलेक्ट ही नहीं करे, मैंने तो 13 में से करे, और वो भी कितने करे? 9, क्योंकि दो को तो मैं पहले बैठा चुका था कि तुम तो इधर आ जाओ पहले से। अब इन 13 में से 9 लोग और ले लूंगा, तो टोटल मेरे पास कितनी जनता हो जाएगी? 11 जनता हो जाएगी। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली ऐसे ही। तो इसका मतलब ये कि एन में से आर लोगों को चुनते समय पर पी लोगों पर पहले से ही कृपा दृष्टि है हमारी। इसका मतलब ये कि मुझे सिलेक्शन एन लोगों में से करना ही नहीं है, मुझे तो एन माइनस पी लोगों में से सिलेक्शन करना है, और वो भी आर का नहीं करना है, आर माइनस पी का करना है। अब आर माइनस पी में पी लोगों को उठाया, इसमें भर लिया, टोटल आर जनता हो गई। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल वेज कितने हुए? मैंने चुना कितनों को? चुना कितनों को? पी तो ऑलरेडी थे, वो उन्हें थोड़ी मैं सिलेक्ट करके लाया। सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि तू आजा, अच्छा चलो तुम रुक जाओ, ऐसा वाला, ये सब सिलेक्शन होता है। बट एयर इधर क्या होता, तुम दोनों तो आई जो पहले से, ये क्या सिलेक्शन हुआ? तो इसका मतलब ये कि मैं पी को तो सिलेक्ट कर ही नहीं रहा था, मैं तो आर माइनस पी लोगों को सिलेक्ट कर रहा था आउट ऑफ एन माइनस पी। सही है ना? तो इसका मतलब ये कि सिलेक्शन वाज एन माइनस पी सी आर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई हो। अच्छा, अब इसका उल्टा भी होता है।
इसका मतलब क्या, इसका उल्टा कैसे हो सकता है? जैसे मान लो मैंने 15 जनों की क्रिकेट अकेडमी चला रहा हूँ, 11 जनों की मेरे को टीम लगानी है और 2 बहुत ही बदमाश बच्चे हैं, बहुत ही अल्टी लेवल के बदमाश हैं, जिनको मैंने सोच रखा है यार इनके इनके मदर फादर नहीं होते तो मैंने तो कभी बैठाता भी नहीं पास। ठीक है, होता है ना कभी कभार हमारे साथ भी जिंदगी के अंदर, हमारे को पता होता है यार बहुत अल्ट्रा ऊत लेवल का बच्चा है, मतलब खतर है बच्चा है एकदम ही। तो ऐसे में क्या है ना, बस दिल पे पत्थर रख करके अपने को काम करना पड़ता है कई बार। अभी यहाँ क्या हुआ कि मेरे को 15 में से 2 जनों पे पहले से ही प्रेम आया हुआ कि भाई ये 2 को तो नहीं लूंगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो अगर मेरे को 15 में से ये 2 लेने ही नहीं है तो मेरे को तो 11 की टीम बनानी है ना, लेकिन कितने में से? 13 में से। तो 13 में से, क्योंकि उन 2 को तो मैं पहले ही सोच लूंगा, इन 2 को तो आउट आउट आउट, टीम में नहीं लूंगा, खिलाफ पढ़ा वाले ही दूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन टीम में मेरी वाली टीम में तो ठीक ऐसा कहीं तो मेरी भी लगेगी ना भाई। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 15 में से 2 को आउट करा और 13 में से 11 का सिलेक्शन कर लिया। तो सेम वे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग आर पीपल टीम ऑफ आर पीपल वेयर पी पीपल आर ऑलवेज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब हमने क्या किया, एक और पास में एक बकेट बनाया, उसमें से वो रिजेक्शन बकेट में उठा करके पी लोगों को डाल दिया। अब जनता रही एन माइनस पी। अब एन माइनस पी में से कितने लोगों को चुन लिया, आर को, क्योंकि चुनना तो था ही फाइनली आर को, तो इसका मतलब आर लोगों को उठा करके इसमें पटक दिया। सही है, तो फाइनली मैंने कितना का सिलेक्शन करा, आर लोगों का। कितने में से करा, एन माइनस पी में से, तो एन माइनस पी सी आर हो गया। अगले पे चलते हैं, अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट सोचो। अब दोनों प्रोसेस ऐसा एक साथ हो सकती है, कैसे कि मैं 2 को तो लूंगा ही लूंगा और 2 को तो कतई ना लूं, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों घटनाएं एक साथ घट जाएं। 15 में से 2 जनों को तो मेरे को लेना ही है और 2 को तो मैं किसी हालत में नहीं लेना। तो एक तरह से जब मैं 15 में से 2 को लेना है तो एक तरह से 2 को मैं ले लिया, तो तुम दोनों इधर आ जाओ। इसका मतलब मेरे को 9 जनों को लेना है, वो मैं इस साइड लगाऊंगा। ठीक है ना, 9 को लेना वो मैं इस साइड रखूंगा, 2 जनों को मैं ले चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, और वहां सामने कितने रह गए, 13। 13 में से 9 को लेना है, लेकिन उनमें से 13 में भी वो 2 बच्चे भी हैं जिन्हें मैं लेना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा, उन्हें भगा दूंगा, मन में भगा दूंगा, मुंह पे क्यों बोलेंगे। तो 13 में से 2 को हटाया तो कितने रह गए, 11, और 11 में से 9 को चुन लिया। ऐसा करेंगे ना अगर, बाय द वे इसे प्रैक्टिकली करा जाए। अब एन पीपल पे सोचते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग आर टीम ऑफ आर पीपल वेयर के पीपल आर रिजेक्ट सेलेक्टेड एंड पी आर ऑलवेज रिजेक्टेड। ओके, चलो एनिमेशन से देखते हैं क्या करा जाए। रिजेक्शन बकेट बनाई, सिलेक्शन बकेट बनाई। ठीक है, उठा करके पी को रिजेक्ट कर दिया, जनता रहेगी एन माइनस पी। ठीक है, कितनी रहेगी जनता, एन माइनस पी। उसमें से के को तो सिलेक्ट करना ही, तो उठाया, कितने के लोग जो थे ना, रिजेक्शन, ये रिजेक्शन बकेट उधर कर दिया, अब सिलेक्शन बकेट पे फोकस करो। ठीक है, के जनता जो थी ना, के लोगों को उठाया और उठा करके इसमें से डाल दिया। अब जनता कितनी रह गई, एन माइनस पी माइनस के, एन माइनस पी माइनस के। और उसमें से मेरे को कितने लोगों को चुनना है, उसमें से मेरे को आर माइनस के को चुनना है, क्योंकि मैं के को तो पहले बैठा चुका था। अरे के को तो मैंने पहले रख लिया था ना, तो मेरे को कुल मिलाकर के जनता कितनी लेनी थी, आर माइनस के। तो इसका मतलब मेरे लिए फाइनली अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो गया एन माइनस पी माइनस के सी आर माइनस के, क्योंकि मैंने चुना तो आर माइनस के लोगों। जब भी हम लोग किसी को पहले से मन से सिलेक्ट कर लेते हैं, माने हमने दिमाग में भर लिया होता, तो फिर उसे सिलेक्शन में नहीं गिनते ना। तो फिलहाल हमारे पास में 4 लोगों की समरी आई, टोटल वेज सीआर। ठीक है, और अगर पी लोगों को चुनना है, ठीक है, पी लोगों को चुनना है, तो इसका मतलब ये एन माइनस पी सी आर माइनस पी। अगर पी लोगों को आउट करना है तो आंसर इज एन माइनस पी सी आर। और अगर भाई पी लोगों को सिलेक्ट करना है, नहीं के को सिलेक्ट करना हो, पी को रिजेक्ट करना है, तो एन माइनस पी माइनस के सी आर माइनस के। उम्मीद है ये चारों पॉइंट आपको पकड़ना है, हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, अब इसके बिहाफ पर कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बने। उनमें से पहला बहुत स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम है, उसका नाम है दादाजी प्रॉब्लम। दादाजी प्रॉब्लम क्या कहती है साहब, दादाजी प्रॉब्लम कहती है, बेचारे दादाजी हैं, ठीक है, होते हैं ना अपने घर में दादाजी, सबकी सुनते हैं, थोड़ी बहुत अपनी भी चला लेते हैं, तो वैसे ही केस है साहब। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि दादाजी जो हैं उनके 7 पोते पोतियां हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको उन्होंने वादा कर दिया कि एक जूलॉजी गार्डन है घर के पास में, उसमें घुमाने लेके जाओ, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है कि आपकी टीम हर बार डिफरेंट होनी चाहिए, भले एक बच्चा बदल जाए, ठीक है। और कितने जनों की टीम होनी चाहिए, 3 बच्चों। कहाँ लिख दिया सर, अरे ये 3 चिल्ड्रन टुगेदर लिखा है ना,
विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। कहने का मतलब सेम 3 बच्चे नहीं होने चाहिए, थोड़ा बहुत तो अंतर होना चाहिए। फिर हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज, पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां हो गया। एंड हाउ फ्रीक्वेंटली दादाजी गोज, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। कितनी बार दादाजी को घूमना हो जाएगा, कितनी बार एक बच्चे की मौज हो जाएगी, एक बच्चे का कितनी बार घूमना होगा। आप सोच रहे हो यार एक टीम बनी उसमें बच्चा एक ही तो बार घूम रहा होगा, ना ना ना, रुको रुको रुको, दादाजी कितनी बार घूमेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। पहले सबसे पहले बच्चों ने, दादाजी ने क्या किया, 7 में से 3 बच्चों की टीम बनानी थी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो 7 में से 3 बच्चों को चुनने के तरीके 7C3 होते, बड़ा ऑब्वियस है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी बार दादाजी जाएंगे, दादाजी कितनी बार जाएंगे, दादाजी उतनी बार जाएंगे जितनी बार टीमें बनेंगी। दादाजी उतनी बार जाएंगे जितनी टीम्स बनेंगी। और क्या, अब टीम ही नहीं बनी कोई नहीं तो दादाजी क्यों जाएंगे। आप टीम बनाते जाओ, बच्चे लोगों चलो खड़े हो जाओ, सातों 3-3 जनों की टीम बनाओ, हर बार नई टीम देना भाई मेरे को, जैसे जैसे जितनी बार टीम देते जाओ मैं चलूंगा तुम्हारे को घुमाने पक्का। ऐसे तो बोलोगे दादाजी ने, तो वैसी बात बोल दी। तो इसका मतलब ये कि दादाजी उतनी बार जाएंगे जितनी बार टीम बनेगी। और टीम कितनी बार बनेगी, 7C3 बार, 7 में से 3 बच्चों की टीम है ना। एनसीआर मतलब टोटल वेज, हर एक वे डिफरेंट एक दूसरे से। हाँ, ये एक दूसरे पे रिपीट नहीं मारते, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये कि ग्रैंडफादर विल गो एज मेनी टाइम एज द ग्रुप ऑफ 3 ग्रैंडचिल्ड्रन विल बी फॉर्म एंड दैट इज 7C3। दादाजी उतनी बार जाएंगे जितनी बार टीम बनेगी। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो सेकंड क्वेश्चन पहले हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कितनी बार एक बच्चा जाएगा। अब यही तो सुनने की चीज थी, क्वेश्चन तो यहां से चालू हुआ है मस्त वाला। अब सुनो, आप सपोज करो कि पहली टीम में राम, श्याम, घनश्याम 3 बच्चे गए, तो दूसरी टीम में घनश्याम को कह दिया तू हट जा, तेरी जगह मीरा जाएगी। कौन जाएगी, मीरा। ओके, नई टीम बन गई। तीसरी बार क्या हुआ, घनश्याम ने कहा अब की बार मैं जाऊंगा, श्याम तू हट जा, मीरा मैं और राम तीनों जाएंगे। अगली बार वाली टीम में क्या हुआ, किसी एक नए बंदे ने, मोहन ने एंट्री कर ली, राम, मोहन, मीरा गए। ऐसा क्या आपको दिख रहा है बार बार कौन जाना कि किसके मजे हो रहे हैं, राम के, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये कि आप बराबर देखते हैं स्क्रीन की तरफ, ये भी सुनने लायक बात होती है। हमारे कैमरामैन भैया भी अच्छा राम के बोले, ठीक है। इसका मतलब ये कि क्यों भैया, है ना। तो इसका मतलब ये कि राम भैया जो हैं उनके मजे हो गए। तो ऐसा तो बहुत बार होगा ना कि कितनी बार राम जा सकता है। ऐसे तो मोहन भी कई बार जाएगा, मीरा भी कई बार जाएगी, और हर बच्चा उतनी बार जाएगा जितनी बार पास वाला जाएगा, क्योंकि बच्चे तो कम होते नहीं। याद है, चॉकलेट भी बराबर होनी चाहिए। तो आप में से सभी लोगों को यहां पकड़ में आना चाहिए कि यार हर एक बच्चा कुछ 6-7 बार तो जाएगा कम से कम, ज्यादा ही जाएगा। तो अब कितनी बार जाएगा पक्का करते हैं। एक काम करो, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, ऐसे मत देखो आप, इसको मैथमेटिकली देखो, खट से क्वेश्चन होगा। देखो क्या करो, दादाजी बन जाता है थोड़ी सी देर के लिए, बन जाते हैं, ठीक है। दादाजी बन गए, दादाजी बन करके तीनों बच्चों को खड़ा कर लिया। इधर हम ये गिनते हैं राम कितनी बार जाएगा, जितनी बार राम जाएगा उतनी बार सारे बच्चे जाएंगे। तो राम पे फोकस करते हैं। कैसे, सुनो, ये ऐसा समझो कि एक सिलेक्शन कमेटी है, 7 बच्चों के ऊपर सिलेक्शन कमेटी बैठी है जिसके हेड दादाजी है। दादाजी को 3 बच्चों की टीम बनानी है, जिसमें से एक बच्चा राम उनका फेवरेट है, राम उनका फेवरेट बच्चा है। तो उन्होंने क्या किया, राम को तो अपनी साइड में कर दिया। 7 में से 3 बच्चे चुन रहे वो, उन्होंने राम को साइड में कर दिया। क्यों, क्योंकि वो तो पसंद है भाई, इसको तो देखना है अपने को, इसको लेकर जाना ही जाना है। तो अब जितनी बार राम जाएगा उतनी बार सब जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसका मतलब पहले अपन राम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। राम को कह दिया इधर आ जा, दादाजी ने जैसे ही राम को इधर आया तो इसका मतलब ये कि उन 3 बच्चों की टीम बनानी। इसका मतलब इधर कितने बच्चे रखने, 2, सही है। और सामने कितने बच्चे रह गए, राम के इधर आते ही सामने बच्चे कितने रह गए, 6। सोचो 6, हाँ या ना, क्लियर है। इसका मतलब ये कि टोटल सामने रह गए 6 बच्चे, जिसमें से राम इधर आ चुका था। 7 बच्चे थे, 7 में से राम इधर आ गया, उधर रह गए 6 बच्चे, और 6 में से 2 उन्हें चुनने। तो 6 में से 2 वो कितने तरीके से चुन सकते हैं, 62 बार। राम तो साइड में है ही, तो इसका मतलब राम साइड में रहेगा और पास में टीमें कितनी बनती जाएंगी, 62। हाँ, तो 62 बार राम जाएगा।
हर बार टीम के साथ अटैच होता जाएगा, क्योंकि वो तो सिंगल मैन खड़ा है और 5 में 62 टीमें बनेंगी। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ टीम्स फॉर एवरी चिल्ड्रन विल बी 62, क्योंकि जितनी बार राम जाएगा उतनी बार सब जाएंगे। इसका मतलब ये कि अ चाइल्ड, लेट्स से द राम विल बी सिलेक्टेड इन with other any two children, बचे हुए दो बच्चों के साथ में कितने तरीके से चुना जाता है? 7-1 n minus p c r minus p। याद है ना सेकंड वाला केस? राम तो पक्का सिलेक्ट हो रहा, इसका मतलब टोटल वेज इज 62। तो एवरी चाइल्ड विल गो टू द जियोलॉजिकल गार्डन 62 टाइम्स, बोले तो 15 बार जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जेईई मेंस 2019 में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो उसको जरा समझना, फंडा वही रहेगा, दोबारा सुन लेना। अगर कभी भी किन्हीं लोगों को अपन को सिलेक्ट करना ही है, अगर हमारे को किन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना ही है, जैसे लेट्स से कि हमको n में से r को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, r को सिलेक्ट करना है एंड p आर श्योरली इंक्लूडेड, तो आप भूलिएगा मत कि मैं आपको सिखा के चुका हूं कि अगर p पक्का आने वाले हैं जब हम n में से r को चुन रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज विल बी n माइनस पी सी आर माइनस पी। p क्या चीज है? कितने लोगों को लेना ही है, उसी पे क्वेश्चन बनाया जेईई मेंस 2019। क्या क्वेश्चन कहता है? हमारे को n लोगों में से 12 को चुनना है, n में से 12 को चुनना है, इसका मतलब ये r का रोल निभाएगा, ये n की जगह n का रोल निभाएगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो नंबर ऑफ सोल्जर ये और r की जगह 12 दिमाग में भर लो। अब 12 को चुनते टाइम पे ये पाया गया कि दो पार्टिकुलर सोल्जर ए और बी का नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन जो है दैट इज 3 टाइम्स एज ऑफन टुगेदर एज 3 पार्टिकुलर सोल्जर्स सी डी। ए बी के साथ में आने के नंबर ऑफ वेज जो है वो सी डी के साथ में आने के नंबर ऑफ वेज के 3 गुना है। इसका मतलब ए बी के साथ में आने के नंबर ऑफ वेज, ए और बी बोले तो पी की वैल्यू, मैंने कहा था ना जिनको लेना ही है दैट इज पी, जिनको लेना है तो कहना मतलब p की वैल्यू 2। अगर cd को साथ में लेते हैं तो p की वैल्यू 3। जब हम n में से 12 को चुन रहे हैं तो ab के साथ में आने की वैल्यू n माइनस 2 c 12 माइनस 2, क्योंकि दो जनों को साथ में लेना ही है, ठीक है। अच्छा cd के, ये तो किसकी बात हुई? a और b की। कितने लोग हैं? 2 लोग। इसी प्रकार से अगर बाय द वे cd के लिए नंबर ऑफ वेज कोई ढूंढेगा कि ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे जब हम 12 का चुनाव करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज विल बी n माइनस 3 c 12 माइनस 3, क्योंकि हम 12 में से 3 को तो लेंगे ही लेंगे। अब अगर बाय द वे यही बात को मैं ऐसे सिखाऊं कि हमारे पास में ये टोटल 12 गार्ड्स हैं, इसमें ये ए बी सी डी ई हैं, तो हमसे अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ वेज इन विच ए बी आर इंक्लूडेड इज 3 टाइम्स, ठीक है, दैट ऑफ सी डी इंक्लूडेड ऑन द गार्ड, ठीक है, ऑन गार्ड। नंबर ऑफ वेज जब ए और बी तो आएंगे आएंगे, मैंने क्या बताया आपको? n माइनस 2 c 12 माइनस 2, 2 जने ना, इसलिए n माइनस 2 c 12 माइनस 2। अगर सी डी की बात होती तो 3 जने, तो n माइनस 3 c 12 माइनस 3। अब सामने वाले ने क्लियर बोला है कि ए बी के नंबर ऑफ वेज 3 टाइम्स है सी डी के नंबर ऑफ वेज के। इसका मतलब क्या करूं मैं? इसका मतलब ये कि n माइनस 2 c 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस 3 c 12 माइनस 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल। अब अपने को ये बस ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि एनसीआर का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल हो रहा है। अब अपने को ये पता है कि ये बन गया 10, उसी प्रकार से ये बन जाएगा 9। क्लियर है? तो अपने को पता है, अब फार्मूला को लगा देते हैं, फार्मूला लगाते ये होगा, इधर ये होगा। अपने को पता होना चाहिए कि ये n माइनस 2 फैक्टोरियल जो होता है, इसकी जगह मैं n माइनस 2 को बाहर करता हूं तो मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल बनेगा। उसी प्रकार से n माइनस 12 n माइनस 12 को कैंसिल आउट कर देगा। 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बनेगा, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करेगा, n माइनस 3 n माइनस 3 को कैंसिल आउट करेगा, तो ये उधर जाके 30 हो जाएगा, और n माइनस 2 बराबर 30, इसका n बराबर 32। क्वेश्चन फिनिश। मैंने 32 कार्ड्स का खेल हुआ था। बस आपको ये याद रखना है कि इफ P इज श्योरली सिलेक्टेड, P का पक्का हो गया है कि वो R में आएंगे ही आएंगे, तो n द नंबर ऑफ वेज विल बी n माइनस पी सी आर माइनस पी। अगर बाय द वे ऐसा हो जाए कि P इज सिलेक्टेड, P तो आए एंड R एंड K इज रिजेक्टेड, मान लो ऐसा हो जाए, के रिजेक्ट हो जाए, तो क्या तरीका होगा? तो हमारा तरीका होगा n माइनस पी माइनस के सी आर माइनस पी। पी का सिलेक्शन पक्का हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। पी और क्या है? नंबर ऑफ पर्संस। कैसे जरा क्वेश्चन में देखते हैं, अपने पास आ जाएगा तो बढ़िया है। अगला टाइटल बहुत काम का टाइटल, अगले टाइटल का नाम है मैक्सिमाइजिंग एनसीआर, हालांकि बीटी का टाइटल है।
ईटी के टाइटल में हमने सीखा था कि अगर बाय द वे एनसीआर का मैक्सिमम देखना हो तो मिडिल टर्म का जो बायनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है, और मिडिल टर्म डिपेंड करती है एन पे। अगर जैसे किसी ने मेरे से एन पे बात करी, एनसीआर क्या होगा, तो डिपेंड करेगा एन की नेचर क्या है। एन अगर इवन है, ठीक है ना, तो हमारे को पता होना चाहिए देन आर इज इक्वल टू एन बाई 2 पे मैक्सिमम देगा, ठीक है ना। अच्छा, एन अगर बाय द वे ऑड है तो एनसीआर कितना बन जाएगा, एनसी एन माइनस आर बन जाएगा, एनसी एन बाई 2 बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसी तरह से एन अगर ऑड है तो आर इज इक्वल टू में एन माइनस 1/2 और एन प्लस 1/2 पे मैक्सिमम देगा। कैसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, ऑब्वियस बात है, एनसीआर की जगह एनसी एन माइनस 1/2, एनसी एन प्लस 1/2। और इस फार्मूले पे हमने पीएनसी में भी क्वेश्चन बनाए। कैसे बनाए, देखो बहुत काम का क्वेश्चन है। एक आदमी है जो एज नंबर पार्टीज, जितना वो ज्यादा पार्टी दे सकता है वो देना चाहता है, लेकिन उसके 20 ही दोस्त हैं, ठीक है। कितने दोस्त हैं, 20 ही दोस्त हैं। उनमें से वो कभी 2 को कभी 3 को पार्टीज देना चाहता है, तो भी वो कंफ्यूज है थोड़ा। एक्चुअली में क्या है, उसका पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में जो आ रहा है ना कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टीज दे, तो क्या करे वो, उसने 20 दोस्तों में से आर लोगों की लिस्ट बनाई। क्या समझा, 20 में से आर लोगों की लिस्ट बनाई, क्लियर है। अब 20 में से आर दोस्तों की लिस्ट बनाएगा तो क्या इसकी फीलिंग कैसी है, उसको फीलिंग को समझते हैं। जैसे मान लो उसने सोचा मैं एक एक दोस्त को पार्टी दूंगा, तो एक दोस्त चुनने का तरीका, 20 दोस्तों की लिस्ट में से एक दोस्त चुनने का तरीका या एक दोस्त सिलेक्ट करने का तरीका 20C1। इसका मतलब 20C1 माने 20 ना, इसका मतलब वो 20 पार्टीज दे पाएगा अगर वो एक एक दोस्त चुनता है तो। अब यही बात उसने दिमाग लगाई, अगर मैं 20 में से दो दो का सिलेक्शन करूं तो, दो दो दोस्त बुलाऊं तो क्या होगा, तो 20C2 वेज होंगे, दो दोस्त चुनने के तरीके। तो इसका मतलब हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 1 इंटू 2, कैंसिल आउट करके देखा, अरे ये तो 190 हो गया। वो तो ये सोच रहा था जब वो एक एक दोस्त को बुलाएगा तो ज्यादा पार्टीज होंगी, ज्यादा दिनों तक दे पाएगा पार्टीज, लेकिन दो को बुलाने पर तो वो 190 पार्टीज दे पाएगा। ऐसे उसने 20C3 निकाला, वो तो 1000 के पार चला गया। उसका दिमाग खराब हो गया, मैथ्स की बुक्स खोली, अपने लेक्चर अटेंड करे, तुम्हारे बीच बैठा, और तुम लोगों ने तो मतलब जलवे बिछा रखे होते ना जैसे, तो देख के दिमाग घूम गया यार कि मैं कैसे करूं। तब उसको पता चला, किसी ने उसको जवाब दिया कि अगर बाय द वे उसे आर फ्रेंड्स को बुलाना है, जबकि वो हर बार डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जाना चाहता है, तो उसे दादी प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए। उसे हर बार एक नया बंदा, जैसे राम श्याम घनश्याम में घनश्याम उठाया, उसकी जगह मोहन लगा दिया, फिर अगली बार मोहन हटाया, उसकी जगह मीरा लगा दी, तो आपको पता चलता है कि बाकी दो दो सेम रहे, तीसरा नया आया तो नया ग्रुप बन गया। वो समझ गया, अच्छा ऐसे बनते हैं नए ग्रुप। उसने आर दोस्तों को बुलाने के नंबर ऑफ वेज 20 गिने, फिर उसे स्ट्राइक करा कि 20 में ये जो नंबर ऑफ वेज मैक्सिमम चाहिए ना, तो ये तो 20 पे डिपेंड करेगा। 20 कैसा है, इवन है, और इवन होने पे सर ने बताया था कि आर इज गुड n/2 पे मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये कि आर इज गुड 20/2 पे मैक्सिमम होगा, इसका मतलब आर की वैल्यू 10 पे मैक्सिमम होगा। इसका मतलब पक्का हो गया उसे कि इसका मतलब 10 दोस्तों को बुलाएगा ना तो मैक्सिमम पार्टीज कॉल दे सकते हैं। ओके, अब बात चली आगे कि एक दोस्त, क्योंकि उसने ऐसा सोचा, जैसे पिछली बार अपन ने सीखा था ना अभी दादाजी प्रॉब्लम में, कि राम को साइड में रखने के बाद में बाकी दो जनों की जितनी बार ग्रुपिंग कर सकते हैं दादाजी, उतनी ज्यादा बार राम जाता जाएगा। तो ऐसा तो दोस्त के साथ भी होगा उसके, किसी एक दोस्त को कितनी पार्टीज मिलेगी, हाँ तो कितनी पार्टीज मिलेंगी उस पर दिमाग लगाते हैं, कितनी पार्टीज मिलेंगी। तो एक काम करते हैं, उसने क्या किया, 20 में से उसको पता चल गया 10 दोस्तों को बुलाना ही है अपने को। कितने को बुलाना है, 10 को तो बुलाना ही है। दो तरीके से सीख सकते हैं अपन तो, फार्मूले सीखते हैं। देखो इसका मतलब ये कि अब उसे एक ईच फ्रेंड के ऊपर बात करनी है ना। एक्चुअली कितना है कि नंबर ऑफ ईच इन विच ईच फ्रेंड, ईच फ्रेंड का मतलब हिंदी में देखा जाए हर एक दोस्त को कितनी बार बुला सकता है, हर एक माने हर एक माने एक दोस्त को कितनी बार बुलाएगा। तो देखो जो वो दोस्त है ना कितनी बार जाएगा, तो उस दोस्त को साइड में रख दें। इसका मतलब ये कि जो उसे 10 जनों को चुनना है उसमें से एक जना तो कम हो गया, 20 में से उधर एक कम हो गया, 10 में से इधर एक कम हो गया, तो आंसर 19 हो गया। ऐसे तरीके से देखना चाहता है ऐसे देख लो, या दूसरे तरीके से देखना दूसरे तरीके से देख लो। पी अगर मैंने कहा ना पी सिलेक्ट ही हो रहे हो तो नंबर ऑफ वेज इज n माइनस पी सी आर माइनस पी। यहां पर ईच फ्रेंड का मतलब p को 1 हो गया, हर एक। इसका मतलब आंसर विल बी 20 माइनस 1 C9 10 माइनस 1, ठीक है। तो आंसर विल बी 19C9। इसका मतलब ये है कि फिक्सिंग वन फ्रेंड फॉर द पार्टी आउट ऑफ 20 फ्रेंड्स, अदर 9 फ्रेंड्स कैन बी सिलेक्टेड इन 19C9 ways, क्योंकि एक दोस्त तो पक्का खड़ा है। उसका मतलब बाजू में जो उसके 9 दोस्त चुनने वो 19 तरीके से चुने आते हैं। तो एक दोस्त जो है वो हर बार लिस्ट में रहेगा और 19 तरीके से बार बार वो अलग अलग वैरायटी ऑफ लिस्ट में जाता रहेगा, इतनी बार उसकी पार्टी हो जाएगी, मौज हो गई भाई की, ठीक है। ये भी तरीका है। अच्छा भूलना मत, if P is selected and K is rejected,
अगर P को सिलेक्ट करें और K को रिजेक्ट करें तो नंबर ऑफ वेज विल बी N माइनस P माइनस K C R माइनस P। ध्यान से सुनना, R माइनस P। क्यों? क्योंकि P सिलेक्ट हुआ है। जो सिलेक्ट हो रहा है ना वो हमेशा कम होगा, जो रिजेक्ट हो रहा है ऊपर से कम होगा। भूलना मत आप इस बात को। क्वेश्चन क्या है? एक देखो, जेईई मेंस 2019 ने क्या क्वेश्चन दिया कि 5 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, ठीक है ना? 5 लड़कियां और 7 लड़के हैं। कहाँ है भाई 5 लड़कियां? ये 7 लड़के हैं, ठीक है। अब इनमें क्या कह रहा है कि वो 2 लड़कियों को चुनना चाहते हैं और 3 बॉयज को चुनना चाहते हैं। ऐसे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 5C2 तरीके से लड़कियां चुनी जाती हैं और 7C3 तरीके से नॉर्मल वेज में बॉयज चुने जाते हैं। लेकिन अब समस्या आई, और मैंने कहा ना बस सिर्फ समस्या का समाधान करने पे फोकस किया करो। इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज A एंड B जो कि दे रिफ्यूज टू बी मेंबर ऑफ द सेम टीम, ठीक, उन्होंने मना कर दिया कि हमको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो दोनों को साथ मत करना। अच्छा, इसका सीधा मतलब दुनिया में क्या गया कि अगर आप A को चुने, A को सिलेक्ट करें तो B को रिजेक्ट करें, ठीक है ना? यही गया मतलब। या फिर क्या करें, A को या फिर B को सिलेक्ट करें, ठीक है, तो A को रिजेक्ट कर दें। यही तो मतलब क्या होगा कि हम दोनों को साथ मत सिलेक्ट करना। या ऐसा करो कि मतलब सिलेक्ट करने में हम दोनों साथ नहीं होंगे, सिलेक्ट करने वाली जो सिलेक्ट हुई हुई टीम है उसमें हम दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। इसका मतलब आप A को सिलेक्ट करो तो B को रिजेक्ट कर दो, या B को सिलेक्ट करो तो A को रिजेक्ट कर दो। सिलेक्ट जो बच्चे हो गए उनमें वो नहीं आना चाहते ना, तो इसका मतलब या फिर ऐसा भी होता है कि आप A और B दोनों को रिजेक्ट कर दो। हाँ, समझ में आया आपको? अगर बाय द वे आपने सिलेक्शन वाली जो टीम है, एन में से जो 8 लोगों को चुन रहे हैं, 7 में से जो 3 लड़के चुने जा रहे हैं, उनमें A और B दोनों को ही मना कर दिया, या फिर A को हाँ भरी B को मना कर दिया, या फिर B को हाँ भरी A को मना कर दिया, 3 तो बातें हो सकती हैं, तभी तो वो साथ में नहीं आएंगे। तो अब ये बात को समझना जरूरी है कि एक फंडा कैसे चलेगा, ये या ये या ये, यही तो होगा। अच्छा, इस दौरान में ये तो बॉयज पे फोकस कर रहे हैं अपन, गर्ल्स भी आती रहेंगी, गर्ल्स में कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी सेना हुर्रे, ठीक है। एक बार सारी लड़कियां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है, 3 बार तरीके से फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे बॉयज के लिए कोई जिंदाबाद नहीं बोला, जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। टीम कंसिस्टिंग 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। जब A और B ने साथ में आने से मना कर दिया तो पहला केस था जब A को चुने और A और B दिख रहे हैं ना, दिख गए ये दोनों, येलो येलो, ओके, डर्टी फेलो। एनीवे, तो इंक्लूडिंग A बट नॉट B, A को चुना जाए और B को नहीं चुना जाए, तो एक का सिलेक्शन, A माने एक बंदा सिलेक्ट हो और B माने एक बंदा रिजेक्ट हो। तो नंबर ऑफ वेज विल बी 7 माइनस 1 माइनस 1 C 3 माइनस 1 N माइनस P माइनस K C R माइनस P। अब तो अपने कैमरामैन भैया को भी याद हो गया, उम्मीद है तुमको तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो कहना मतलब ये कि हम अगर बाय द वे गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं दैट इज 5C2, वो तो चुनी जा रही है, और बॉयज के टाइम पे आंसर विल बी 5C2। आया समझ में? 5C2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज विल बी गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स को भी तो चुनना है टीम में, और बॉयज को विद रेस्ट्रिक्शंस चुना, गर्ल्स को विदाउट रेस्ट्रिक्शन चुना। तो 5C2 इंटू 5C2 इज गुड में ओके 100। ओके, अगर दूसरा केस होता सर, B को लेते और A को नहीं लेते, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। या हमने क्या किया दूसरा केस, जब B को लिया पर A को नहीं लिया, तो इसका मतलब ये कि B को लिया, जिसे सिलेक्ट किया वो भी एक, जिसे रिजेक्ट किया वो भी एक, तो आंसर विल बी 7 माइनस 1 माइनस 1 C 3 माइनस 1, बोले तो 5C2 हो गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज इज 5C2 इंटू 5C2, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। या तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हो सकता है बोथ A एंड B आर एक्सक्लूडेड, दोनों को ही बाहर कर दिया। जब दोनों को बाहर किया तो इसका मतलब K इज इक्वल टू 2, जिसे रिजेक्ट किया वो K इज इक्वल टू 2, जिसे सिलेक्ट किया दैट इज 0, ठीक है। ऐसा नहीं करते, अब दूसरे तरीके से देखो, ये रिजेक्शन का केस है, सिर्फ प्योर रिजेक्शन हो रहा है, प्योर रिजेक्शन। तो ये किसका केस बन जाएगा? जब हमने P लोगों को सिलेक्ट नहीं किया ही नहीं सिलेक्ट, तो इसका मतलब ये कि हमने जो टीम चुनी वो A और B को बाहर करके चुनी, तो हमारे पास टोटल A और B कुल मिला के 7 जने थे, 7 में से हमने 2 को तक मना ही कर दिया, तुम दोनों तो हो ही नहीं, टीम में ही नहीं हो, बात ही खत्म। रिजेक्शन सिलेक्शन टीम में तो हो ही नहीं, और वैसे भी हम तुमको गिन ही नहीं रहे, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, उनको दिमाग से बाहर कर दिया, और बाकी बचे हुए 5 जनों में चुन लिया। कितने लोगों को? 3 लोगों को,
क्योंकि यहां तो ला ही नहीं रहे ना, ए और बी दोनों एक्सक्लूड कर दिए, तो इसका मतलब हमने 7 में से चुनाव ही नहीं करा, हमने चुनाव ही 5 जनों में करा, ए और बी दोनों को कर दिया बाहर, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 5C3। ठीक है, तो याद रखना नंबर ऑफ बॉयज विल बी 5C3 एंड नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट द गर्ल्स इज 5C2 अगेन। तो फाइनली हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा 5C3 इंटू 5C2। ठीक है, दैट इज अगेन 100। क्या करें, तो इसका मतलब ये तीनों केसेस का मिला के देखा जाए तो ए को लिया जाए, बी को नहीं लिया जाए तो 100, बी को लिया जाए, ए को नहीं लिया जाए तो भी 100, ए और बी दोनों को बाहर कर दिया जाए तब भी 100। तो फाइनली हमारे पास में टोटल ये जो सिलेक्शंस 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज इज 300। ठीक है, 300। ओके, अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट, बड़ा प्यार प्यारी बातें चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लोगों की कमेटी चुननी है, 9 लोगों में से कितने तरीके से फॉर्म की जा सकती है, जबकि 2 लोग जो हैं वो या तो साथ में आएंगे या आएंगे ही नहीं, जबकि दूसरे 2 लोग, पहले दो लोगों का नाम रख लेते हैं, ए और बी, ये कहते हैं हम आएंगे या नहीं आएंगे। सीधी बात, या तो साथ आएंगे या नहीं आएंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाले सी में चल रहे। और दूसरे 2 पार्टिकुलर लोग सी और डी, वो दोनों कह चुके हैं मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, इसको मेरे सामने बुला लिया, तो वाले टाइप के हिंसात्मक भावनाएं भड़का रहे, इसलिए वो दोनों साथ में नहीं आना चाहते। ओके, कितने लोगों को चुनना है, 9 में से 5 को। तो अपन एक काम करते हैं, हमें 2 केस पे दिमाग लगाएंगे। कौन कौन से 2 केसेस पे दिमाग लगाएंगे? पहला केस, जब ए और बी, ए बी को लेना है, भाई ए बी के सामने तो 2 ही केस है ना, ए बी के सामने तो 2 केसेस हैं कि वो साथ आएंगे या साथ नहीं आएंगे। तो हमने दिमाग लगाया, चल एक काम करते हैं, 9 लोग सामने खड़े करें। हमारे सामने कितने लोग खड़े हैं? 9, उनमें ए और बी शामिल है। तो 2 बातें सोची हमने, हम या तो ए बी लेंगे या नहीं लेंगे। तो हम ए बी लेंगे, पहला केस। जब हम ए बी नहीं लेंगे, दूसरा केस। सोचा आपने? ठीक है, पहले एक एक बात करो। ए बी लेंगे माने ए और बी दोनों को लेंगे, माने हम 5 में से 2 तो पक्के मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि ए बी को ले लिया, इसका मतलब ये कि ए बी भैया इधर आ जाओ दोनों। ठीक है, हमें 9 में से 5 चुनने थे, हमने पहले से ए और बी को बुला लिया, इसका मतलब सामने 7 जने खड़े हैं और मुझे 5 भी नहीं चुनने, क्योंकि ए और बी पहले ले चुका हूँ, मेरे दिमाग में फिक्स है कि ये तो लूंगा ही लूंगा। इसका मतलब ये कि मुझे 5 में से 3 का ही सिलेक्शन करना है, 2 तो मैं ऑलरेडी दिमाग में भर चुका हूँ। ठीक है, और 3 का भी कितने में से करना है? 7 में से, क्योंकि सामने 9 लोग नहीं बचे, सामने से 2 लोग इधर आ चुके हैं, तो इसका मतलब सामने 7 लोग बचे, 7 में से 3 को चुन के देना है। ए बी उनके साथ शामिल हो जाएंगे, टोटल 5 जने चले जाएंगे, तो ए बी को लेंगे, इसके वेज हो जाएंगे 7C3। अब दूसरा, जब मैंने दिमाग में बसा लिया कि मैं ए बी को तो लूंगा ही नहीं, अगर भाई जब मैं ए बी को लूंगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग से निकाल दूंगा कि सामने ए बी खड़े हैं। मेरे पास टोटल 9 लोग खड़े हैं, 2 जने मेरे लिए आउट हैं, इसका मतलब सामने मेरे लिए 7 ही जने खड़े हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाना, ऑडियो ऑन रखो, बिल्कुल एक एक बात बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ। 7 में से 7 ही लोग खड़े हैं मेरे लिए, ए और बी मेरे लिए है ही नहीं। अब मुझे 5 लोगों को तो चुनना ही है, उसमें ए बी तो शामिल है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे 7 में से 5 लोगों को चुनना है। तो ए बी नहीं लिया तो 7C5 हो गया। अभी सिर्फ ए बी पे फोकस किया, ठीक है, सिर्फ समस्या पे फोकस करना चाहिए। अब समस्या पार्ट 2 पे चलते हैं। जब बात चली सी डी की, सी डी का क्या होगा? तो सी डी के सामने भी 2 केस होंगे। कैसे? ए बी लिया जा रहे हैं या ए बी नहीं लिए जा रहे हैं, दोनों में एक साथ हिसाब होगा। मान लो ए बी ले रहे हैं, सी ओ डी को साथ में नहीं आना, ठीक है ना, सी ओ डी को साथ में नहीं आना। ओके, दूसरा केस क्या होगा? ठीक है, दूसरा केस ये होगा कि मैंने क्या किया, 7C3 में से, अब दिमाग लगाओ, 7 में से पहला केस जब मैंने ए बी ले लिए हैं, यहाँ पे ए बी मेरे पास खड़े हैं, बहुत ध्यान से एक एक लाइन पे गौर करना। ए बी मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, 9 में से 2 जने मैं दिमाग में लगा चुका हूँ कि भाई तुम इधर आओगे, ठीक है। मेरे को 5 जने चुनने थे, 5, अभी भी 3 है और मेरे को चुनने। अब मैं 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 3 में से वो केस दिमाग में ला रहा हूँ जब मैंने सी डी को साथ में लिया, ठीक है। अब सोचो, अगर बाय द वे मैंने सी डी को साथ में लेता हूँ, वो केस ही हटा दूंगा तो सी डी साथ ही नहीं आएगी। अब सी और डी साथ में ले रहा हूं मैं, ध्यान से, उन 3 में सी डी शामिल हैं, वो वाला केस हटाऊंगा मैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सामने जने खड़े थे 7 में से जब मैंने 3 चुने, तो 7 में जब मैंने 3 चुन रहा था तो उसमें सी डी भी आ गए। अगर सी डी साथ है तो इसका मतलब ये है कि पक्की बात है कि मैंने इधर 3 का चुनाव ही नहीं करा, मैंने तो एक ही जने का चुनाव करा, 2 तो सी और डी है, ये भी तो ऑलरेडी मेरे पास है, सी डी भी आ गया। अपन वो वाला केस हटा ही देंगे ना। अच्छा, सी डी साथ में है, सी डी साथ वाला केस ही हटा देंगे, तो इसका मतलब वो केस बचेंगे जिनमें सी डी आए ही नहीं। तो सी डी अगर साथ में आ गए तो इसका मतलब जब मैं 3 को चुन रहा था उनमें सी डी शामिल थे, अब मैं सी डी को हटा रहा हूँ, तो इसका मतलब माइनस, मैं टोटल जो सामने 7 जने हैं उनमें से भी 2 कम करूंगा, और इधर जो 5 चुन रहा हूँ उनमें से 2 कम करूंगा। ये 2 जने कौन से? सी डी। अब दूसरी बात,
जब ए बी नहीं लिया मैंने तो इसका मतलब ए बी तो मेरे दिमाग से वैसे ही जा चुके थे, तो टोटल मेरे को 7 जनों में से 5 जने चुनने थे, उसमें सी डी शामिल थे, हम वो केस हटा देते हैं जब सी डी शामिल है। तो इसका मतलब मैं अब की बार 7 में से सी डी को भी हटा रहा हूँ और 5 में से जो चुन रहा हूँ उसमें से भी सी डी को हटा रहा हूँ। फाइनली अगर देखा जाए मेरे पास में कितने केसेस हो गए, मेरे को 7 में से 2 केस मैंने वो हटाए और इधर मेरे को 5 में से 2 केस हटाए। अच्छा इधर क्या होगा, इधर की तरफ 5 नहीं बचे थे, एक सेकेंड, 3 में से 2 हटाए। क्यों हटाए सर 3 में से, क्योंकि मेरे पास 3 ही तो दोनों को चुनाव करना था, ए और बी तो मैंने ले चुका था, तो इसका मतलब मेरे को 3 में से चुनाव करना था, उसमें भी सी डी शामिल है। ठीक है, तो मैं 3 में से 2 हटाऊंगा, तो मेरी तरफ से आंसर होगा कैसा, जब मैंने ए बी को इंक्लूड करा दैट इज 7C3 - 5C1। अगला सेकंड, जब मैंने ए बी को नहीं लिया तो मेरे पास आंसर विल बी 7C5 - 5C कितना है 5C3, 7C5 - 5C3। अब अपन इन सारे केसेस को एक साथ रख देते हैं, तो नंबर ऑफ वेज विल बी दिस। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पे कुछ आंसर 41 के करीब आ जाना चाहिए। बहुत दिमाग लगा करके खेलने वाला, बहुत भयानक क्वेश्चन माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अगर भाई देखो अपने माइंड की एक्सरसाइज करनी है उसके लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ऑडियो रखेंगे तो दोबारा सुनने लायक बचेंगे अपन। अगला क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन माना जाता है, ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कुछ खास तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए कि हाँ रिकॉल करवाते रहने के लिए खुद को। एक क्रिकेट टीम में 11 जनों की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन 11 जनों के नाम रख लेते हैं कुछ ABCDE FGHIJ के, ये लोग हो गए 11 जने। ठीक है, इनको बैटिंग के लिए भेजना है। सपोज करते हैं ये दाऊद भैया जो है ना डी, ठीक है, ये अपने कैप्टन है। ठीक है, तो इनको एक जाते टाइम पे कोच ने एक वो भेज दी है, एक खाली ब्लैंक्स वाली एक लिस्ट जिसमें 11 ऐसे ब्लैंक्स हैं, उनमें उसको नाम लिखना है, तो वो बैटिंग ऑर्डर हो जाएगा और उसके हिसाब से भेज दिया जाएगा। ओके, लेकिन जब भेजा जा रहा था तो एक डी भैया के सामने एक समस्या आई, ए ने कह दिया कि मैं जे से पहले जाना चाहता हूँ। अच्छा, और जी ने कहा कि वो जे, इसका मतलब ये कि जो पूरी समस्या है, जो पूरी समस्या है वो ए जे और जी के बीच में, यही तो ना, इसको 3 लोगों के बीच में प्रॉब्लम है। अच्छा, वो चाहते हैं कि वो एक फिक्स तरीके से जाए, क्या कि ए जो है वो जे के पहले जाना चाहता है। अच्छा, ए जे के पहले जाना चाहता है और जे जो है वो जी के बाद जाना चाहता है, तो ए जी जे हो जाए तो चलेगा। बात समझ में आई, ए जी जे अगर ऐसे इस ऑर्डर में भेजे हम लोग 3 जनों को तो चलेगा, क्योंकि ए को जे से पहले जाना है और जे को जी के बाद में जाना है। ए और जे में किसको समस्या, ए को, पर जे को ए से कोई समस्या नहीं है, उसको जी से प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह जाना चाहता है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, उसमें दिमाग लगा, एक काम करते हैं, ए जी जो मैं क्यों भेजूं, मैं तो इसे गाज बना के भेजता हूँ, जी ए जे। अगर मैं ऐसे बना के भेजूंगा तब भी तो इनकी कहानी बन रही है। देखो आप, ए जे से पहले जाना चाहता है और जे जी के बाद जाना चाहता है, तो इसका मतलब अगर भाई मैं बैटिंग ऑर्डर में जी को ऊपर उतारूं और उसके बाद ए को और उसके बाद जे को उतारूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना। और तरीका सोचो जिसमें ए पहले आए जे उसके बाद आए, ना ए पहले आए और जे उसके बाद में आए और जी जो है वो जे से पहले आए, तब वो समझ में आएगा यही 2 तरीके हैं, ओनली 2 मेथड्स। क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि अगर मैं ए जे जी को लेकर के अगर मैं पॉसिबल सिलेक्शंस की बात करूं, ठीक है, ए जे जी को लेकर के अगर मैं पॉसिबल सिलेक्शंस की बात करूं तो कैसे सोचेगा, जरा दिमाग लगाना। उसके पास में 11 ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो क्या करेगा, 11 में से 3 खाने चुन लेगा, 11 में से 3 खाने चुन लेगा, माने 3 ब्लैंक स्पेस चुनेगा। उन 3 ब्लैंक स्पेसेस को इन दोनों में से किसी बैटिंग ऑर्डर के वे में ले लेगा, माने फैक्टोरियल 2 तरीके से बढ़ सकता है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, फैक्टोरियल 2 तरीके से बढ़ सकता है। अच्छा, और इन 3 की समस्या निपटाने के बाद बाकी 8 को तो कोई समस्या है ही नहीं, तो 8 जनों को 11 में से 3 जाने के बाद 8 बचेंगे ना, तो 8 जनों को 8 ब्लैंक स्पेसेस में भरने के तरीके, फैक्टोरियल, क्वेश्चन फिनिश। तो आंसर होगा क्या, पहले उसने 11 में से 3 ब्लैंक स्पेस चुने, उनको भरने के उसके तरीके 2, तो फैक्टोरियल 2, और बाकी बचे 8 के अंदर कोई इश्यू था ही नहीं, तो इसका आंसर इज फैक्टोरियल। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन, पुराने जमाने का क्वेश्चन, एक मतलब मोर्स टेलीग्राफी करके हुआ करता था। पहले क्या होते थे कि अगर एक दूसरे से कोई बाय द वे कोई गुप्त संदेश भेजने हो आर्मी टू आर्मी, तो पहले ऐसे टेलीग्राफी के बारे में भेजते थे जिससे दुश्मन को पता नहीं लगे, तो उन्होंने कुछ कोड्स वगैरह बना रखे थे। ठीक है, उसमें क्या होता था कि ऐसे बटन दबाते थे 1 2 3 4, तो उसका मतलब ये कि सामने वाले पे 1 2 3 4 4 बार टक 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 की आवाज आ जाती थी, तो उसको वो लिख लेते थे कि भाई फर्स्ट सिग्नल 4 टाइम्स, और फिर सेकंड सिग्नल टक 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 3 टाइम्स, सेकंड सिग्नल 3 टाइम्स, फिर अगेन टक 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 टक, थर्ड सिग्नल 4 टाइम्स। तो ऐसा क्या होता था कि इस तरह से कुछ
ऐसे रिंग्स होते थे, आप इसमें ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, इनमें सुइयां आगे पीछे भागती थी, तो दे काउंट कि अभी इस वाली सुई कहाँ जाके रुकी, फिर सेकंड वाले ये फर्स्ट ब्लॉक की सुई है, सेकंड ब्लॉक की सुई है, थर्ड ब्लॉक है, फोर्थ ब्लॉक, ऐसे करके कुल मिला के 4 ब्लॉक्स होते थे। तो पहली वाली सुई कहाँ है, अगर सबकी सुइयां आर पे माने सबकी सुइयां रेस्ट पर है, इसका मतलब नो संदेश, नो संदेश, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे जैसे पहली वाली की सुई जैसे देखा जाए तो ये 1 2 3 4, अभी आपको दिखा 4, लेकिन पीछे चलते हैं, अब दोबारा से ये दिखा यहाँ, अब आर इज वन प्लेस, सिर्फ इस सेगमेंट पे फोकस करना, इस सेगमेंट पे, ठीक है, इस सेगमेंट पे पहली सुई अभी एक पोजीशन पे है, ठीक है, माने अभी तक एक पोजीशन है, माने आर खुद एक पोजीशन है, फिर दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो कुल मिलाकर के एक सेक्टर में 5 पोजीशंस हैं इंक्लूडेड आर, ठीक है ना। फिर दूसरे सेक्टर में भी 1 2 3 4 5 5 पोजीशन है। दोबारा देखिएगा, अब तीसरे सेक्टर में देखिएगा, अभी आर पे खड़ी है निडल, इसका मतलब खुद एक पोजीशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी लास्ट वाले सेक्टर में आर पे खड़ी है, माने खुद एक पोजीशन पे खड़ी है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब हर निडल के पास में कितनी पोजीशंस हैं साहब, 5 पोजीशंस हैं, सही है ना। इसका मतलब ये कि टोटल 4 सेक्टर हैं, हर नीडल के पास 5 पोजीशंस हैं, और हर पोजीशन पे जाने का खुद के एक मैसेज समझा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टोटल कितने मैसेजेस वो भेज सकता है, क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट इट कैन मेड। बहुत सिंपल है भाई, पहले से 5, पहले वाले सेक्टर से 5, फिर दूसरे से 5, फिर तीसरे से 5, फिर चौथे से 5, इसका तो 5 to the power 4 सिग्नल भेज सकता है। लेकिन मैंने बीच में एक बात बोली थी कि अगर सबकी निडल आर पे होंगी तो नो संदेश, वो वाला हटा लो केस, तो इसका आंसर इज 5 to the power 4 माइनस 1, दैट्स इट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं 3 की आर पे हो और चौथे वाले की 2 पर हो, तो दैट इज ऑल्सो 1 मैसेज, और 1 मैसेज टू बी डिकोडेड। क्लियर है, बहुत मस्ती चीज है, एकदम यूनिक वाली स्टाइल की। अगले वाले पे चलते हैं। हाँ, तो भाई मॉर्फ वाले क्वेश्चन के बाद अगला ये क्या आ गया, 11 मेरे पीछे, अरे ये साइड से क्या निकल रही है ये सब, अरे बोर्ड, ओहो, इसका मतलब कोई बोर्ड प्रॉब्लम आने वाली है, ये बात, ठीक है। तो देखिए साहब, ये बोर्ड बहुत ही मस्त सी बोर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या है ना, एक्चुअली में 8 लोगों को एक नाव मिली है जिसमें चप्पू है, अरे पतवारों वाली नाव मिली है, चप्पुओं वाली नाव मिली है, और उसको चलाने के लिए हमारे पास में 11 लोगों के क्रू मेंबर है। अच्छा, इसमें क्या कहानी है, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। ये क्या कहता है कि इसमें से 11 लोगों में से 3 जनों को सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना आता है। इसका मतलब अपने वाली बोट में स्टीयरिंग लिए, हाँ है ना, ये देखो बनाता हूँ मैं, ये रहा स्टीयरिंग, बस ठीक है, अब तो ठीक है। अब ये स्टीयरिंग है, तो ये स्टीयरिंग जो है वो संभालने के लिए आदमी चाहिए, 24 घंटे नाव चलानी है, बहुत लंबी, मतलब शिप है एक अच्छा वाला, उसमें कहीं पे स्टीयरिंग भी है, उसको संभालने के लिए एक आदमी की जरूरत है। तो अब पंगा तो ये 24 घंटे तक एक आदमी थोड़ी ना खड़ा रहेगा, तो 8-8 घंटे की शिफ्ट में हम सोच रहे हैं 3 जनों को लगा लें। तो 11 जनों में से 3 जने जो हैं दैट इज मेड फॉर स्टीयरिंग ओनली, ठीक है। तो हमको अरेंज करके देना है भाई, अरेंज करके देना, माने कहानी बिल्कुल दिखती होनी चाहिए। अच्छा, उसमें बचे रह गए कौन से, कितने लोग, 8 में से भी ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 2 जनों के साथ क्या इशू है कि 2 जने सिर्फ लेफ्ट में रहना चाहते हैं, ओके, सिर्फ लेफ्ट साइड की बोट में ही रहना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से ही बोट चलाना चाहते हैं, और 6 जनों को कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, समझो, आपको पता नहीं है नाव में क्या होता है ना, इस तरह से ये लोहे की इस तरह का एक ना ऐसा कड़े जैसे लगे होते हैं, ठीक है, बैंगल टाइप की लगी होती है, ठीक है, ऐसे 4 इधर होंगी और 4 इधर लगी होती हैं, ठीक है। तो अब क्या इशू है कि इसमें ऐसे इस तरह से ये ऐसा पतवार सी बना करके, ठीक है, और पानी में यूं चलती रहती है, ठीक है। तो मतलब ये कि जो भी जितना भी वो रोटेशन होता है इसके अराउंड होता है, ठीक है, और सारा फोर्स इस कड़े की वाया बोट को लगता रहता है, ओके। तो फिलहाल क्या इशू है कि जिन पे प्रॉब्लम है उन्हीं पे फोकस करना है। तो पहला इशू है 3 लोगों की, ठीक है भाई। सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं, हम 3 में से एक जने को पकड़ेंगे, 3 में से एक जने को चुनेंगे, उसे एक ही तरीके से स्टीयरिंग दे देंगे, लो पकड़ो, स्टीयरिंग का काम खत्म। अब आते हैं लेफ्ट साइड वाले में जो इशू है कि भाई 2 जने जो है वो कहते हैं हमारे सिर्फ शायद कोई प्रॉब्लम है, हम सिर्फ लेफ्ट में बैठेंगे। अब लेफ्ट में हमारे पास कितनी चेयर्स हैं बैठने के लिए, कुल मिलाकर के 4 पोजीशंस हैं, ठीक है ना, 4 जगहों पे बैठा सकते हैं। हम क्या करेंगे, 4 में से कोई 2 जगह चुनेंगे और उन्हें भरने के तरीके फैक्टोरियल 2, भाई कल को वो कहे मैं इसके पीछे नहीं बैठूंगा आगे पीछे, तो आगे पीछे बैठने के लिए 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। तो दूसरा लेफ्ट का इशू भी खत्म,
तो सबसे पहले किसका इशू खत्म हो गया? स्टीयरिंग का। सेकंड नंबर पे लेफ्ट का इशू खत्म, और इसका मतलब ये कि अब क्या बच गए, कितने लोग बच गए? 6, और उन्हें कोई इशू नहीं था, तो इसका मतलब उन्हें बैठाने की तरीके 6 फैक्टोरियल, क्वेश्चन फिनिश। मस्त सी नाव चलेगी अब उनकी, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया, फोकस कर रहे हैं हम लोग, चाहे क्रिकेट प्रॉब्लम हो, चाहे बोर्ड प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। अब अगले टाइटल बात करते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस। ये तो वैसे काफी हद तक आइडिया कि हमको अगर बाय द वे एन में से 8 चीजों को सिलेक्ट करना हो, जब सारे टोटल वेज की बात चली है, दैट इज एनसीआर। दूसरी क्या है, अगर बाय द वे एन चीजें एक लाइन में रखी हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम लोग 8 चीजों को उठाएं, और जो हमने चीजें उठाई वो कॉन्जुगेटिव ना उठे, तो उसके वेज होते हैं n माइनस आर प्लस 1 सी आर। बहुत काम की लाइन है, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं चाहूंगा कि आप थ्योरी सुने, उसे लिख लें समय पे, कहीं कहीं आपने ऑडियो तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं, और इसके साथ साथ इसे समझ भी लें। देखो, ये n लोग हैं, n बॉल्स पड़ी हैं एक लाइन के अंदर, कहीं पड़ी है, सारी डिफरेंट है, उनमें से मैंने आर उठा ली, आर अपने हाथ में उठा लिया, ठीक है। अगर मैंने आर अपने हाथ में उठा ली और मैं ये चाहता हूं कि ये आर जो है ये गैप में आई हो, गैप में रखी हुई हो, तो शुरू में गैप में मत सोचो। आप सोचो एन कोई भी चीजें रैंडमली पकड़ी हुई है, आपने कोई भी आर चीज उठा करके अपने हाथ में रख ली है, ठीक है। इसमें उल्टा सोचोगे तो शायद समझ में आ जाएगा। पीछे कितनी रह गई? एन माइनस आर। आपको पता है अगर भाई 4 चीजें होती है तो उनके बीच में 5 गैप होते हैं, अगर बाय द वे 6 चीजें होती है तो उनके बीच में 7 गैप होते हैं, सुना है अपन ने बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर मैंने n में से 8 चीजें जो मेरे हाथ में उठा ली, तो नीचे जमीन पे अभी भी कितनी रहेगी लाइन के अंदर? n माइनस आर। n माइनस आर चीजें जो पड़ी हैं उनमें बीच में गैप कितने हो गए? n माइनस आर प्लस 1। भाई n माइनस आर चीजों में कितने गैप हुए? n माइनस आर प्लस 1, क्योंकि एक बढ़ा के तो बोलना है, तो n माइनस आर प्लस 1 गैप हो गए। तो जो गैप है, ये जो आर चीजें मैंने उठाई, ये मुझे लगातार नहीं चाहिए थी, तो जरूर ये 8 चीजें कहां से उठाई गई होंगी? उन गैप्स में से। इसका मतलब ये कि वो उन गैप में रही होंगी, और गैप कितने थे? n माइनस आर प्लस 1। तो इसका मतलब n माइनस आर प्लस 1 गैप में से 8 चीजें जब मैं उठाऊंगा तो दुनिया कहेगी ये वही आर हैं जो गैप में थे, कॉन्जुगेटिव नहीं थे। सही है। अब आपको दिमाग में भर के रखना है क्या, कि अगर बाय द वे n में से 8 चीजों को उठाया जाए, तो कोई भी चीज अगर कॉन्जुगेटिव नहीं हो, तो सर ने क्या सिखाया था कि पहले n में से 8 चीज उठा लो, नीचे रहेगी n माइनस आर, उनमें गैप हुए n माइनस आर प्लस 1, तो जरूर ये 8 चीजें n माइनस आर प्लस 1 गैप में से चुनी गई होंगी। तो n माइनस आर प्लस 1 सी आर तरीके से वो चीजें चुनी जा सकती थी जब चीजें कॉन्जुगेटिव नहीं होती, 8 चीजें जब कॉन्जुगेटिव ना हो। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये समझ में आ गया। इसी को ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि 15 दोस्त हैं, या ये समझिए कि 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं ना, वो मूवी देखने गए हैं, फ्रंट में बैठना चाहते हैं, लेकिन वो चारों एक दूसरे से लड़ लिए, वो साथ नहीं बैठेंगे। तो सामने फ्रंट रो में अगर बाय द वे 15 सीट्स हैं, और उसमें जो 4 फ्रेंड्स हैं वो साथ नहीं बैठना चाहते, एक दूसरे के पास नहीं बैठना चाहते, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? तो वेज विल बी 15 माइनस 4 प्लस 1 सी 4 होगा। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे, पहले अपन एक काम करेंगे, 15 में से 4 सीटें बाहर बुला लेंगे, दिमाग में याद है ना। 15 में से 4 जाने के बाद बची कितनी रहेगी? 11। उन 11 में कितने गैप हुए? 11 चीजों में कितने गैप हुए? 12। सही है। उन 12 में हम लोग 12 गैप्स में से एक तरह से 4 उठाएंगे, क्योंकि 12 में से जब 4 उठाएंगे तो ये वो चीजें होंगी जो कॉन्जुगेटिव नहीं होंगी। इसका मतलब टोटल वेज विल बी, देख लो आप, आंसर 12 सी 4 ही है। भाई ऐसे ही मैं बस आपके साथ में अगले पे ये बात करना चाह रहा था कि अगर बाय द वे इन चीजों को एक लाइन के अंदर अरेंज करना हो, और अगर बाय द वे 8 चीजें कॉन्जुगेटिव नहीं चाहिए तो ऊपर बता दिया, अगर 8 चीजें कॉन्जुगेटिव चाहिए तो उसके रास्ते होते हैं n माइनस आर प्लस 1। जैसे मान लीजिए 8 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को कितनी चीजों को अरेंज करना है? 8 में 3 कॉन्जुगेटिव चाहिए, ठीक है ना, कॉन्जुगेटिव। तो देखो नंबर ऑफ वेज गिनाता हूं आपको, ठीक है। पहला गिनना, आप आराम से गिनते चला। फर्स्ट एक रास्ता, पहले 3 उठा लिया, ठीक है, 1। दूसरा 2 से स्टार्ट करके 4 2, ठीक है। 3 से स्टार्ट करके 6, 3 से स्टार्ट करके 5 तक, ठीक है। 3 से स्टार्ट करके 5 तक, 3 4 5। फिर अगला 4 से लेकर के 6 तक 4 रास्ते हो गए, ठीक है। 5 से लेकर के 7 तक 5 रास्ते हो गए, 6 से लेकर के 8 तक 6 रास्ते हो गए, ठीक है ना। तो कहना मतलब ये कि अगर मुझे 8 में से 3 चीजों का कॉन्जुगेटिव चुनाव करना है तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 वेज।
आपकी नजरों में 6 वेज, मेरी नजरों में 8 - 3 + 1। दिमाग लगा देना। तो इसका मतलब ये कि मुझे n में से 8 चीजों को अगर मुझे कॉन्जुगेटिव सेलेक्ट करना है तो उसके नंबर ऑफ वेज इज n - r + 1। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात समझाने की कोशिश करिए। इसके ऊपर इतना समय ना लगाते हुए जरा प्रॉब्लम पे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल में से अगर बाय द वे देखा जाए तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर बाय द वे एक ट्रेन को रैंडमली 12 स्टेशन दे दिए जाएं और उसको सिर्फ 4 स्टेशन पे रुकना हो और वो 4 भी ऐसे होने चाहिए कि वो कॉन्जुगेटिव ना थे, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया था। अगर बाय द वे सिनेमा हॉल में अगर 15 सीटों की बात करी जाती तो इनमें से 4 फ्रेंड्स को ऐसे बैठाना है कि वो गैप में बैठे, तो हम क्या करेंगे, 15 में से पहले 4 सीटें बाहर बुला लेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 12 में से 4 स्टेशन बाहर बुला लो, तो रिमेनिंग रह गए 8। अब 8 स्टेशन में गैप कितने प्रकट हो गए साहब? 8 + 1 गैप्स, हाँ या ना? उन 9 गैप्स में आप कोई भी 4 तरीके से 4 स्टेशन चुन लो। उन 4 स्टेशन को अगर मैंने जो 4 उठा रखे हैं वो 4 जरूर उसी में से उठाए गए होंगे, क्योंकि भाई तो मैंने 9 जो चुने वो तो गैप में थे। इसका मतलब वो 4 स्टेशन कहां से आए थे? गैप से आए थे। ठीक है, तो 9C4 में से जब जितनी तरह से मैं गैप चुन सकता हूं जरूर स्टेशन वही रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली 12 में से 4 स्टेशन गैप में आ गए, जो कि हमारे को चाहिए था। क्वेश्चन विल बी, तो इसका मतलब 9C4 वेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन। इसे आप फार्मूले से भी कर सकते थे। 12, अगर बाई द वे चीजें 4 कॉन्जुगेटिव नहीं चाहिए तो 12 - 4 + 1 C4, इसका मतलब 9C4 वेज, ऐसे भी सोच सकते, जो हमारा अब ये भी सीखा फंडा है। इसमें बहुत अच्छा टाइटल है। ठीक है, और इसी के साथ बस मैं विदा लेता हूँ बहुत प्यारे से मैसेज के साथ में। बस इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। लेकिन चीजों को बना के रखना, ऑडियो हमेशा सुनते रहना, बार बार चीजों को रिकॉल कराने के लिए। माता पिता की सेवा अवश्य करनी है, उनसे सम्मान पाना है, मैं शायद उसका भागीदार बन जाऊँ थोड़ा सा। और भाई बहनों से नोकझोंक बनाए रखनी है, मास्क अवश्य पहने,